अस्सलाम वालेकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा कि 25 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और थ्रिलिंग और थोड़ी हार्ट टचिंग सी। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। इंतहाई हल्ले गुल्ले के बाद फाइनली मेहंदी का फंक्शन सिमटा और सब मेहमानों ने वहाँ जहान की फैमिली भी रुखसत हुई क्योंकि कल मेन इवेंट था। तो अच्छी नींद लेना भी बहुत अहम थी। 10 बजे तक एदा ने सबके लिए चाय बनाई, खुद भी चेंज की, छत पर चली गई। अनान आज फार्म हाउस जाकर जोए से मिलना चाहता था, तभी वो भी चला गया। जबकि ईमान साहबा चेंज किए बिना लीजा के साथ चिमट कर ऐसे ही बातें करती उसके साथ सो गई। जबकि बड़े भी सब सोने कमरों का रुख करके एदा के दिल में बदस्तूर घुटन मौजूद थी। ये फ़िज़ा, ये सर्द माहौल इस घुटन को बढ़ा रहा था। या अल्लाह मुझे कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा प्लीज़। एदा किया जरदा खुद कलामी छत पर आते आए इसके कानों में पड़ी। तभी तो वो बस से लब फ़िक्रमंद सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाए उसके पास आया और नरमी से अपने बाजुओं को खोले। अदा को खुद से लगाए, आसूदगी से उसके बालों की खुशबू सूंघी। अदा उसके लम्स पर किस्मसाई, मेरे होते हुए क्यों कमज़ोर पड़ोगी तुम। आइस के यूँ थामने और गाल से लब सहलाकर लाड से पूछने पर अदा की आंख से आंसू गिर कर आइस के उसके गिर्द बंधे हाथ पर गिरा। उसकी नमी महसूस किए हुए अपने हिसार में घबराए फौरी पलटा गया। जहाँ तक की सूजी आंसुओं से भरी आंखें देखकर आए सालिम की हरकतें कल्प थमी हुए से रोता देखकर तड़प उठा। क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? अदा डोंट क्राई, तुम इस घर की सबसे समझदार फर्द हो, ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिला वजह रो रही हो? क्या बात है बताओ मुझे, मैं पूरी रात तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। अदा का चेहरा पुरकशिश और नरम हाथों में भरे, उसके बिखरे बाल संवारते नरमी से बोलने की हिम्मत देते आए इसका अपना लेजा खारा हुआ। अगर आप मुझे इस सब की सज़ा में उससे दूर करेंगे तो कबूल करूँगी। मैंने बहुत कोशिश किया है इसकी सच आपको बताने की, लेकिन हौसला नहीं कर पाई। मैं आपको लेकर बहुत डरती आई हूँ, आपके साथ किसी और को सोचना मेरे लिए मरने जैसा है। इदा करंदा लहजा गैर वाज़ेह तमहीद आयस को डरा गई। तुम्हारे अलावा अगर किसी को देखो तो इसी दिन आयस आलम की जान चली जाए। क्यों तुम जैसी शरीक को जिस्म जान के होते मैं ये गुनाह करूँगा? क्या सच बताना है? टेल मी, खुद को इस अज़ियत से निजात दो। इदा बताओ मुझे क्या बात है जो तुम्हें दीमक की तरह कई साल से खा रही है? कि प्यार जताते लबो लहजे में पूछने पर वह नम नम आँखें झपकती उसके सीने से जा लगी। शायद आखिरी बार आए इसकी खुशबू महसूस करने को, उसकी अपने लिए भी ताप धड़कन को सुनना चाहती थी। इदा क्यों तकलीफ दे रही हो बताओ ना मुझे। उसके सिसक सिसक कर सीने में चेहरा देखकर रोने ने आइस की धड़कन जामत की। तो वो मिलती जाना हुए उसके बालों में उंगलियां फेरे इसे पुकारा। लेकिन ये 4 सालों का गुबार था जिसे निकालने में 4 मिनट। तो इदा को लगे अब बस तुम रोई ना तो कुछ कर दूंगा जो कल करने वाला हूँ। आइस ने अपने सीने को हरारत देते उसके होंठों की आंच से उसके आंसुओं की नमी से दिल को दुखने से रोके बाजुओं से पकड़े खुद से वान के दूर किया। जिस पर एदा ने मतवरम नम आंखें उठाकर आइस को हसरत से देखा। आइस में एदा की जुबान उसका साथ छोड़ रही थी। जिस तकलीफ से गुजर रही थी वो एदा की जान पर बनी थी। क्या मैं आगे बोलो एदा, तुम क्यों मेरा जब्त आजमा रही हो? आइस ने मिन्नत कर उठने पर एदा ने खुद को असर मजबूत बनाया। आइस मैं आपको कभी औलाद नहीं दे सकती। के सिसक उठने पर एक लम्हा ये इंकशाफ आए सलम के पैरों से ज़मीन खींच गया। अदा का रोना इसके दिमाग में सुन होने के बावजूद अजीज जगाने लगा। ये कौन सा वक्त है मजाक का? हाँ, इस किस्म का मजाक भी है ना तो कबूल नहीं करने वाला। क्यों नहीं दे सकती तुम मुझे औलाद? वट इज़ दिस अदा, प्लीज़ मुझे ऐसा मजाक हरगिज़ पसंद नहीं है। तुम मजीद वक्त चाहती हो मुझसे, मैं दिल पर पत्थर रख कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम ऐसे बुरे अल्फाज अपनी ज़ुबान पर लाओ। आज ने होश थामते ही अदा की बाजुओं को जकड़े से अपने करीब लाए। गीज़ो गजब से पूछा कि उसकी सुलगती सांसें अदा की अटकी हुई सांसों पर और सितम ढाती महसूस हुई। मैं माँ बनने की अहलियत खो चुकी हूँ। ऐसी सच है अदा के टूटते अल्फाज आए इसकी सांस का रब तोड़ने लगे। इसने बेयकीन नज़रों से अदा को देखा जो इसे इस वक्त बहुत बेरहम लगी। कैसे खो दी तुमने हमारी इतनी बड़ी खुशी है अदा, कैसे? और इस पर चिल्लाया। अदा ने उसकी तकलीफ से तेज़ होते लहजे पर डर कर सांस रोकी। 4 साल पहले इस हादसे में जिसमें बाबा चले गए, सब बाबा की मौत के सबब दुख में थे। भी मुझ में हिम्मत ना हुई मैं ये सब किसी को बताती। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश किया है, इसमें आपको धोखे में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको खोने का ख्याल मुझे कमज़ोर कर देता था। एदा के हिलते होंठ, उसकी भीगती दर्दनाक आंखें तो वो देख रहा था, पर उसके कहे अल्फाज आए इसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसकी एदा की बाजू जकड़े हाथ ढीले पड़े और फिर वो इसे आज़ाद करता सीमेंट वाली रेलिंग थामे सहारा लिए इससे दूर हुआ तो वो उसकी तरफ लपकी। लेकिन अब मैं मज़ीद ये सब छुपाती तो कभी आपके सामने नज़र ना उठा पाती। मैं आपको मुझसे मोहब्बत और उम्मीद बांधने से रोक सकती थी, लेकिन ऐसा करती तो मर जाती है। लेकिन अब अगर आप मुझे इस धोखेबाज से अलग भी करें तो उफ़ भी नहीं करूँगी। आप मुझे से दूरी लड़की डिज़र्व नहीं करते। आप जिसको देखेंगे वो आप पर फ़िदा हो जाएगी, आपको इधर मजबूर नहीं करेगी। मैं नहीं जानती आपके इस नुकसान का मैं कभी इज़ाला कर भी सकूँगी या नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए वो सब कर सकती हूँ जो कभी करने का सोच भी नहीं सकती। अदा ने उसके चेहरे पर फैले कर्ब और जिस्म से निकलती जान की परवाह न की, अपना कर्ब बयां करना जारी रखा। मुझे माफ़ कर दें आयस। एदा को उसकी चुप से खौफ आया तो अपना हाथ बढ़ाकर उसने आयस के चेहरे को थामा, मगर उसे दोनों हाथ पकड़े हटाता पलट गया। इससे पहले जाता एदा उसका हाथ चकरती फौरी राह में आई जब्त के न जाने किस मकाम पर वो खड़ा था कि कभी ना हारने वाले की आंखें भीग चुकी थीं। आयस मेरी तरफ देखे ना प्लीज़। आयस का चेहरा इसने बहुत अपनी तरफ फेरा, लेकिन वो संगली से उसका हाथ बार बार हटाता नजर फेरे, अपनी आंखें रगड़ता, फिर से बरे करता भागने लगा। वो फिर से रोती हुई इसकी राह में आई। अल्लाह गवाह है मैंने हर दिन आपको ये बताने की कोशिश की, लेकिन
आपकी मुझ पर पड़ती मेहरबान आँखें मेरी हिम्मत तोड़ देती थी कि मैं इनमें दुःख भरूँ, मुझ पर चिल्ला लें, बुरा भला कहें, धोखेबाज हूँ, ये कहें मुझे मार दें, लेकिन खुदा के लिए अपनी चुप से जीते जी मेरी रूह ज़ख्मी मत करिएगा, ये मैं नहीं सह पाऊँगी। इदा की हसरत भरे लफ्ज़ों की चीखों पुकार पर आयस ने उसकी तरफ नम आज़रदा नज़र से देखा, जैसे किसी का कलेजा फट गया हो। खुदा गवाह था, इस लम्हे आयस के लिए अपना आप एक बोझ बन चुका था। आइस आई एम सॉरी, मैं आपका ये नुकसान मरकर भी नहीं बढ़ सकती, मुझे माफ़ कर दें। हलक में बढ़ते दबाव के बावजूद वो उसका हाथ मिन्नत से थामे, हिचकियों की संग रोई। आइस आलम यूँ था जैसे किसी बदहवा झटके ने उसकी रूह तक को झुलसा दिया हो। अभी मुझसे दूर हो जाओ एदा, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अभी ना बात कर सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। एदा का हाथ झटके से उससे छुड़वाता हुए उसे रोता छोड़े तेज़ी से नीचे चला गया, जिस पर एदा ने पलट कर आइस के गुम होते सरापे को देखते अजील से आंखें मेजते गर्दन मोड़ी। आंसू थे कि इन कांच आंखों का हिस्सा बनते गए। आयश ने अपने रूम में एंटर होते ही गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और दोनों हाथों में अपने बाल जकड़ता वहीं दरवाजे में बैठता चला गया। 4 साल से हुई तकलीफ सह रही है, 4 साल कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये अदा, कैसे? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश ली है आपने हमारी। आयश की तकलीफ आज दुनिया जहान के दरमां भी कम ना कर पाते। इतनी तकलीफ के दिल फटा जा रहा हो पर सांस लेने की मजबूरी हो। अभी शायद दोनों का जी भरकर रोना ही ज़रूरी था, ताकि दिल की घुटन निकले तो एक दूसरे का इस कमी के बावजूद मरहम बनने का डांग से लिखा सके। उसके कदमों में जान न थी, फिर भी वो आइस के पास आई, कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो तो यूं था जैसे मुद्दत से कफलगीर जंग आलूद तूफान को कैद किया कूजा। आइस, खुद को तकलीफ मत दीजिएगा। अपनी आंखों में ढेरों आंसू समोए एदा ने आज से पुकारा तो आवाज़ सरगोशियों में डलती चली गई। आपकी खुशी मैंने तबाह की ना, मुझे सजा दें, खुद को नहीं। एदा इससे बोलना मुहाल था, फिर भी वो दरवाजे से लगी इस दर्द के मारे से मिन्नत कर रही थी। आइस ने दरवाजे के पास से उठे टूटे मान की किरचियाँ से हल्क में निकली और दरवाज़ा खोले बाजू से पकड़कर निढाल एदा को अंदर खींचा, जिस पर वो तवाज़न बरकरार ना रख पाती। आइस के सीने से जा टकराई, मगर वो आंखें जो हमेशा मोहब्बत और चाह से भरी थी, आज एदा इनमें ना ख़त्म होने वाली वीरानी भरती थी। आइस अपना कामता हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहती थी, पर आइस ने उसे हाथ को मुट्ठी में लिए चेहरे के करीब रोका। बहुत बेएतबार था आइस आलम, जिससे तुम अपना दुख नहीं कह सकी। अब मैं हूँ, अपना दुख तुम्हें नहीं कहूँगा। यही मेरी कमबख्ती की सज़ा है कि तुमने कई साल अपने दुख मुझसे अलहदा रखे। प्लीज़ ज़्यादा रहम खाओ। इस वक्त जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, वो भी मेरा साया भी तुम्हें सिर्फ तपश देगा। मुझे संभलने का वक्त तो खुदा के लिए। वो उसकी आंखों में देख तक ना पा रहा था, जबकि अदा ने मजीद उसकी जान निकालनी भी मुनासिब ना समझते चुपचाप इस शख्स के कर्म में कभी कोई एड़ियों के बल उठते आए। इसकी गाल चुमी तो दोनों की आंखों में दर्द उतरा। आई लव यू सो मच, माफ़ कर दे मुझे। इस पहले से हारे हुए पर सितम डाने को इसे यही वक्त मिला। ये सब कहने के बाद खुद एदा में हिम्मत न रही कि मज़ीद रुकती, जबकि इसे जाते ही आयस ने जैसे दरवाज़ा बंद किया खुद को लड़खड़ाने से बचाया। वो दर्दनाक था। जहान और मनीरा भी इतने थक गए कि 11 बजे ही सोने चले गए, जबकि बख्श साहिबा ने भी ईशा की नमाज़ अदा करनी थी। तो साहिर उनको भी उनके कमरे में छोड़कर बाहर सिटिंग एरिया से गुजरते हुए रुका। अशफा के रूम की लाइट ऑन थी, तभी साहिर ने अपने कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर मद्दम दस्तक के हमरा अपने आने की खबर देते साहिर ने नरमी से पूछा, जिस पर अशफा जो निकाह वाला ड्रेस समेट कर रख रही थी फौरी दरवाजे में आकर खोले मुस्कुराई। आए भैया, रास्ते से हटते मुस्कुरा कर कहा, जिस पर साहिर उसके कमरे में दाखिल हुआ और अशफा की गाल प्यार से सहलाने के बाद उसका हाथ पकड़े काउच की तरफ बढ़ा। भैया के संजीदा चेहरे को देखकर अशफा घबरा कर उसके पास बैठी। नेकलेस मुँह दिखाई मिली है। साहिर की नज़र अशफा की गर्दन में चमकते सब्ज नगीने पर गई तो आंखों में नरमी धर आई। जी भैया, अशफा ने फौरी हया से नज़र झुकाई। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं अशबू। ये रिश्ता हमने इसलिए नहीं जोड़ा कि इसके अच्छे बुरे होने की परवाह किए बिना तुम इसे अपने सर पर मुसल्लत करो। अगर वो तुम्हें समझ आए, उसके रवैये में कोई बेहतरी की लचक नज़र आए तो तुम इस ताल्लुक़ को संभालना, लेकिन जिस जगह तुम्हें लगे ये नॉर्मल नहीं है, इस नुक्ते पर तुम्हारी रहनुमाई के लिए हम सब मौजूद हैं। किसी किस्म के ज़हनी दबाव को लेने की ज़रूरत नहीं। समझ गई? लहजा पुरअसर और इंतहाई मुलायम रखे भी वो संजीदगी से अशफा को जो समझा रहा था वो समझ गई। सर इस बात में भी हिलाया, लेकिन चाह कर भी वो तकलीफ ज़ुबान पर नहीं ला सकती थी जो अनान ने उसे पहुँचाई। ना तो अशफा इतनी समझदार थी इस शख्स के इस अमल को कोई नाम दे पाती। जी भैया, मैं समझ गई। नज़रें ज़ेरक किए ही अशफा ने साहिर को सरगोशी की सूरत मुतमईन किया। साहिर ने इसे गिद बाजू हायल किए, सीने से लगाए सर चूमा तो अशफा की आंखों में शफकत पर तकलीफ से उबर कर मासूम भी, अगर मुझसे कोई बात शेयर ना कर पाओ तो ईमान से कर लेना। मम्मी पापा को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मसाइल हम खुद हैंडल कर सकते हैं वो माहिरी हद तक करेंगे। बाकी मैं तुम्हें कभी उदास देखना नहीं चाहता। तुम्हारी और ईमान की मुश्तरका खुशी के सबब ही रिश्ता जुड़ा है। तुम समझदार हो, इस रिश्ते की नज़ाकत भी समझती हो। उम्मीद रखता हूँ तुम किसी को अपना वक़ार मजरू करने की इजाज़त नहीं दोगी। हक़ निभाओ, लेकिन बेजा झुकने की ज़रूरत नहीं। सब बातें जो अशफा कहना चाहती थी, जिस सलीके से साहिर ने उसके उलझे दिमाग में मुंतकिल की, कितनी ही देर वो हैरानगी में मुब्तला रही। अब आराम करो, अकेली नहीं हो तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब लगा कि अशफा के पास कोई जवाब नहीं तो साहिर ने खुद ही मामला समेटा और नर्म शफीक निगाहों में अशफा को लिए उसकी गाल सहलाए, पास से उठा और कमरे से चला गया। अशफा ने सांस खींचे वापस बैठते काउच से पुश्त से टेक लगा ली। क्या उन्होंने जो किया वो गलत है? अगर ईमान की बकौल वो स्पेशल फील करवाना था तो मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? उनके चुनने ने तकलीफ़ क्यों दी है मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मासूम से जहन दिल के जज्बात से ऐसा उलझा था कि
अशफाक को ना बैठे सुकून आ रहा था ना खड़े। किस किस्म के ज़लील इंसान हो तुम, क्यों कैद करके रखा है? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। 5-6 दिन बाद अनान ने ना सिर्फ उसे कैद से निकाला बल्कि बाजू से पकड़ कर घसीट कर बाहर लान में लाए, वहाँ रखी कुर्सी पर धकेला। इसकी वहशी पकड़ पर तकलीफ में थी, इस चर्चा हिमानी टार्चर पर चिंगारी। अनान ने ठीक उसके सामने वाली कुर्सी मज़े से संभाली और जोए का फ़ोन, जिस पर मुसलसल फरजाम की कॉल्स आ रही थी, मेज़ पर जोए के सामने रखा। अपने बाप को कहो तुम बिल्कुल ठीक हो, मज़े में हो, ये रोज़ 10 कॉल्स करता है, बहुत इरिटेशन हो रही है इसके मनूस नाम को देखकर। चलो शाबाश। अनान किसी पत्थर के बुत की तरह हर एहसास से आरी होते हुक्म देते बोला, जिस पर जोए ने हकारत भरी नज़र अनान पर डाली। फ़ोन झपट कर कॉल पिकी। सेव मी फ्रॉम दिस बीस पॉप्स, अनान हैज़ इम्प्रिज मुझे इस जानवर से बचा लें पॉप्स, अनान ने मुझे कैद में रखा है। फ़ोन मिलने को गनीमत समझे जोए ने तेज़ी से मदद को पुकारा, जिस पर अपने बेडरूम में शब ख्वाबी के लिबास में बैठा फरजाम तनाव उठा और अनान ने एक ही झटके से जोए के हाथ से फ़ोन खींचा। लीव माई डाटर, आई विल गिव यू वट यू वांट, लीव हर अलोन। छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, छोड़ दो इसे। पर जाम के चेहरे पर सजे नील मध्यम हो चुके थे, पर लग रहा था ये जख्म ठीक तभी हुए थे ताकि इस हबीज को मजीद नासूर मैसर आए। आई वॉन्ट नथिंग नॉर विल दिस इम्प्रिजनमेंट एंड in ransom. Do not call this number again, otherwise your daughter dead body will reach you within few hours. Yes, if you still want to give me something, give me the name of the man who saved your daughter. Maybe after that I will have mercy on your daughter. मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये कैद तावान पर ख़त्म होगी। दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना चंद घंटों के अंदर अंदर तुम तक तुम्हारी बेटी की लाश पहुंच जाएगी। हाँ, अगर फिर भी तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो उस आदमी का पता दो जिसने तुम्हारी इस बेटी को बचाया था। शायद उसके बाद मुझे तुम्हारी बेटी पर रहम आ जाए। अनान के तमाम सर्द वहशतनाक अल्फाज सुनने के बाद फरजाम ने हल्क तर करते कुछ सोचा। जान तो जोए की भी निकली थी। वेल, आई विल फाइंड द मैंस एड्रेस फॉर यू, बट डोंट इवन स्क्रैच माई डाटर until then. आफ्टर डेट यू डोंट नो मी एंड आई डोंट नो यू, वेटिंग फॉर माई कॉल. ठीक है, मैं इस आदमी का पता ढूंढ कर दूंगा तुम्हें, लेकिन तब तक मेरी बेटी को हराश भी ना है। इसके बाद तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं, मेरी कॉल का इंतजार करना। फरजाम ने फौरी बात माने, अगली बात सुने। अनान ने बेनियाजी से सर हिलाया और कॉल काटी, जबकि जोए को शर्तबार नज़रों से देखा जो सहरहुंदी से इसी को घूर रही थी। क्या चल रहा है तुम्हारे इस गंदे दिमाग में? अब वो आदमी क्यों चाहिए तुम्हें? जोए की नडर आवाज़ में लर्जिश थी, जिस पर अनान महसूस नज़र उसके पीले चेहरे पर डाले ज़रा मेज़ की ओर झुका। देखना चाहता हूँ तुम जैसी गंदी औरत पर रहम करने का हौसला किस माँ के लाल में था। काम इसने मेरे लिए शायद अच्छा किया हो, पर तुम्हारी इसलिए जानने के बाद मैं इससे एक बार शिकवा करने को ख्वाहिशमंद हूँ कि इसने इस गंद की हिफाजत क्या सोच कर की। और हाँ, किसी पुरस्कार आदमी ने मेरी वीडियो उड़ाई है तुम्हारे बाग के आदमी से। इस लाला ने बताया मुझे कि अब मेरी कोई वीडियो तुम लोगों के पास नहीं है जब तक वो वीडियो और तुम्हें बचाने वाला आदमी नहीं मिलता। जोए फरजाम, तुम्हें यही मरना है। जोए के चटखे साहब पर तूफानी लबो लहजे के संग बिजली गिराता वो अपनी जगह से एक जस्ट उठा और इस पर जोए को अपने सामने खड़ी मौत देखकर कुछ हुआ। उसकी बाजू से पकड़े घसीट कर उठाया। बहुत ले ली तुमने हवा, काफ़ी होगी, आ जाओ अपनी कैद में। जोए चीखती रही, मगर अनान को इस पर कोई रहम ना आया। ऐसे इसकी जगह छोड़े गेट सील करता वो आज यहीं रुक गया। फार्म हाउस अपनी तर्ज के खूबसूरत तरीन घरों जैसा था। फर्निश कमरे, खूबसूरत पहाड़ों का दामन, साफ़ सुथरी निथरी फिजा, लेकिन बदस्तूर उसकी घुटन वैसी ही थी। अनान ने शर्ट के 2 बटन खोले, का फोल्ड करता आरामदाह लाउंज में ही लगे सोफे पर डह जाते लेटा, तो वहीं सामने मेज़ के किनारे पड़े फ़ोन को उठाया। यूं ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हुए अशफा के नंबर पर हाथ रखे बिना ये सोचे क्या कहेगा, कॉल मिला दी। भैया से बात करने के बाद अशफा कुछ पुरसुकून थी, तभी सो गई। कोई तीसरी चौथी बेल पर अशफा की नींद में हलल आया तो डर के उठ बैठी, मगर जब फ़ोन पर आती कॉल देखी तो अपने हर कालूद माथे को दुपट्टे से खुश करती फ़ोन की तरफ झुक कर इसे उठाया। नाना इब्राहिम का कॉल देखते सकते में चली गई कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। इस वक्त घड़ी का हिस्सा 12 बजाने के दर पर था। मुझे नाराज़ होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए या नॉर्मल? उफ क्या करूँ? ओके अशफा रिलैक्स, उठा फ़ोन, लेकिन बोलना मत। जिसने कॉल की है वही बोलेगा। अपने धड़कते हुए दिल को काबू किया अशफा ने खुद को पुरसुकून किया और कॉल रिसीव की। हाय। फ़ोन लगते ही उसका बेतकल्लफ मगर ढीला सा हाय अशफा के माथे पर बल डाल गया। दिल तो यही किया बाय कहकर कॉल काट दे। क्यों कॉल की है? निपातुल्ला टालने वाला लहजा पर मुकाबिल का तो जैसे पहले ही सब जल कर राख था, तभी फ़र्क न पड़ा। हैरियत पूछने के लिए कि कहीं कोमा में तो नहीं चली गई। अशफा को उसका सुलगाता लहजा आग लगा गया। समझते क्या हैं आप खुद को? वो उसके लहजे की मस्ती पर बिफरी। बताया तो था बेकार आदमी, मुकाबिल के सुकून में रत्ती बराबर कमी ना आना। अशफा के जिस्म में चूंटियाँ भर गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बज़ाहिर गुस्सा दिखाती अशफा अचानक से इस लम्हे के कर्ब में जा मुब्तला हुई जिसे खुदा खुदा करके हवासों से झटका था। आई एम सॉरी, जो किया उसके लिए नहीं, जैसे किया उसके लिए। अशफा का गुस्सा रेत की दीवार साबित हुआ, आंखें भर गईं। मैं कोई रद्दमल नहीं दे सकी आपकी इस हरकत पर, शौक में थी तब। ये मत समझिएगा आपको कुछ भी करने की इजाज़त है। दोबारा मेरे करीब आने से पहले मेरी इजाज़त लाजमी लीजिएगा, ताकि मैं अपनी तकलीफ़ को कम या ज़्यादा करने के काबिल हो सकूँ। ये सच है, आप मुझे पसंद हैं, इसका ये मतलब नहीं मैं आपकी कुर्बत के लिए मरी जा रही हूँ। सो दोबारा मुझ पर ऐसे एहसान करने से गुरेज़ कीजिएगा। इस चुभन को सुकून बनाने तक मैं आपके लिए कोई तजर्बा का नहीं बन सकती अनान। मेरी भी एक
सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको कोई हक नहीं मेरे वक़ार को ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त हक से पायमाल करने का। शायद वो तकलीफ़ थी जो अशफ़ा के अंदर घुटन बनी थी। अनार ने उसकी हर बात तहम्मुल और धीमा सा मुस्कुराकर सुनी। वो बिल्कुल हक पर थी। ठीक है अशफ़ा नूर, तैयार हो जाओ, कल तुम भी रुखसत हो रही हो। अनार ने जिस नरमी से ये बम अशफ़ा पर फोड़ा, उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गोद में गिरा। हाथ के साथ दिल भी काँपा। क्या आप पागल हो गए हैं? आशिफ़ा ने हलक तर करते वापस फ़ोन कान से लगाते कमज़ोर सी आवाज़ में चीखने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हें आधे अधूरे तरीके से मिलूँ दोबारा। ना तुम्हारा वक़ार मजरूह हो, ना तुम्हें अपना अब तजुर्बा घा लगे और ना तुम अपनी पसंद से दूर रहने पर मजबूर हो। गुड नाइट, कल मिलते हैं। शादी का माहौल है, 2 दुल्हनें पहले ही रेडी हैं। एक और सही अपने बला के बारी और सर्द लहजे के संग रवानी से सब तय करता बिना कोई बात सुने कॉल काट गया। लेकिन अशफ़ा को सोचने समझने की हर सलाहियत अपने इस खौफनाक रूप और फ़ैसले से सुन करके रख गया। ना इसे समझ आ रही थी रोई या चीखे। हल्क से आवाज़ निकलनी दोबर हुई तो वो डर कर वहीं टांगे समेट कर लेट गई। रात के 3:45 ईमान की आंख दुख भरी सिसकी ने तोड़ी। वो जागी तो अपने बारी जोड़े का इस पहर अपने नाजुक वजूद पर तशद्दुद देखे। खुद को हफ्की से कोसा मगर बेख्तियार निगाह करवट करके लेटी अदा पर गई तो ईमान ने आहिस्तगी से उससे चिपक कर सोई। लीजा की टांग और बाजू खुद से परे करते खुद उठकर अदा पिया के पास बैठी, जिसने फ़ौरन अपने आंसू पूंछ कर आंखें मूंद लीं। पिया, आप कल रुखसत होकर सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं तो रो क्यों रही हैं? सोने की एक्टिंग मत करें, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। अदा की तकलीफ इससे ना छुप सकी, तभी मजीद सोते बनने का तकल्लुफ़ छोड़े वो ईमान की जानब रुख किए लेटी। अदा की सूजी हुई आंखें ईमान को गमज़दा कर गईं। बस बाबा याद आ रहे थे और कोई बात नहीं है। अपने बेकाबू आंसुओं को हर मुमकिन आंखों में समेटे अदा ने हाथ बढ़ाकर ईमान की गाल सहलाई। तो मेरे पापा भी आपके बाबा जैसे हैं ना? रोने की क्या बात है, इब्राहिम चाचू जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। पिया, कभी मत रोइएगा इस कमी पर, आपके आंसू मैं नहीं देख सकती। इधर आए मेरे पास। अपनी आवाज़ को हर मुमकिन प्यार और जज़्ब से भरे ईमान ने लेटे लेटे एदा को खुद से लिपटाया। मगर एदा का दुख अभी ख़त्म होने वाला ना था। मगर ईमान की तसल्ली के लिए वो मुस्कुराई। क्या तुम एक बार आइस को देख आओगी? एदा ने ईमान के वापस उठ बैठने पर तासुफ से गुजारिश की। ईमान ने फौरी सर हिलाया। ओके, मैं देख कर आती हूँ, चेंज भी करना है, मुझे ऐसे ही सो गई थी। अब आप मत रोइएगा। फ़ौरियता का कहना मानती वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। सीधी आयस के रूम की तरफ जाए, दरवाजे पर रुके। आहिस्तगी से डोर नॉब घुमाया, दरवाज़ा खोले, अंदर सर गया तो मैट्रेस खाली देखे। जब ईमान ने गर्दन घुमाई तो सोफे पर करवट के बल लेटा आयस दिखाई दिया। ईमान मुस्कुराती हुई अंदर आई। आयस ने अपनी जलती आंखें आहट पर फौरी बंद की। ईमान बेआवाज़ कदम उठाए काउच के पास आए बैठी और हाथ बढ़ाकर आयस के बिखरे बालों में अपनी नरम हथेली से हिलाई। झुककर आयस की गाल पर प्यार दिए ईमान अपनी तसल्ली करती वैसे ही कमरे से चली गई। जबकि आयस ने उसके जाते ही वापस आंखें खोली, करवट बदल ली। ईमान ने वापस आकर एदा को उसके सोने का बताया और चेंज करने बढ़ गई। उसके सोने का जाने एदा की तकलीफ कुछ कम तो हुई, पर दिल का क्या करती जो किसी बहाने को ना मानता था। 10 मिनट तक ईमान चेंज किए, सोने के लिए पहने वाली ढीली सी शर्ट और पजामा पहने रूम में आई तो एदा तहज्जुद के लिए रूम से चली गई थी। तभी ईमान ने फजर तक थोड़ा मजीद सोने के लिए अपना बेड का रुख किया। साइड टेबल पर रखे फ़ोन को उठाए वो मैट्रेस पर तकिए पर सर रखे लेटी। साहिर की 3 मिस कॉल्स होंठों पर शोख तबस्सुम जगा गई। सॉरी, मैं सो गई थी, जाग रहे हैं? ईमान ने कॉल के बजाय मैसेज किया ताकि वो अगर वो सोया है तो डिस्टर्ब ना हो। जबकि दूसरी जानब साहिर ददिया के हमरा किचन में कुर्सी घसीटे बैठा था। आज जो इसे बहुत सख्त आती छींकों से निजात को कोई जादुई क्या हवा बनाकर दे रही थी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते पुत्र, तू मत बता, मैनू पता है तेरी छींकों की वजह। ददिया का इस पहर भी छेड़ना जारी था। जबकि किचन डाइनिंग मेज़ पर मैसेज टोन के संग रिंग करते फ़ोन पर साहिर ने मैसेज ओपन किया। ददिया, आगे ही अजीब तबीयत हो रही है, आप और छेड़ लें। साहिर ने मुंह बनाने के बीच मैसेज का जवाब टाइप किया। जाओ, नहीं बोलता तुमसे। साहिर की नाराज़गी वाले इमोजी के संग आए जवाब पर ईमान घबरा कर उठ बैठी। ना मैं क्यों ना छेड़ूं, मुझे तो अनकरीब मेरे पोते पड़पोते पोतियाँ सोने घर में चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये कहवा पी ले, आराम आएगा। शादी पे सू सू करता बहुत पैड़ा लगेगा। ददिया साहिबा दिल के जख्म हरे करती शौक सा हंसे किचन से निकली और साथ ही ईमान की कॉल ने साहिर को मुतवज्जा किया। क्यों नहीं बोलेंगे आप मुझसे, जुर्म बताएं। मुकाबिल से बेकरार सी जवाबदेही की गई। एलर्जी शुरू हो गई है। अच्छा नहीं किया कि तुमने मेरे साथ, तुम्हें फ्लू वाला दूल्हा मिले, अब यही सज़ा है। साहिर की बारी आवाज़ से उसकी तबीयत के बिगड़ने को बाम्पी समझ न आया। हंसे या उदास हो, मैं आपके लिए टिशू बॉक्स गिफ्ट ले आऊँगी, फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? मुतबस्सम सरगोशी जिसमें जी भर कर शरारती साहिर को तपा गई। साहिर ने गर्मा गर्म बाप उड़ाते कहवे का हफीफ सी हंकार के संग सिप लिया। आई एम सॉरी, कान पकड़कर आपको हर्ट करने के लिए नहीं लगवाई थी, तंग करने के लिए किया। मैं से उतार कर ही आऊँगी अब आपके पास, भले मुझे अपने हाथ बर्तन मांजने वाली कूची से ही क्यों ना रगड़ने पड़े। थोड़ी संजीदगी हथियार की छोटी सी अकल में बड़ा सा हराफाती ख्याल उमड़ा। साहिर ने मुस्कुरा कर कब वापस मेज़ की सतह पर रखा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके। भले साहिर ने उसके इस ख्याल को रद्द किया, पर ईमान साहिबा सोच चुकी थी यही करना है।
ایمان نے واپس تکیے پر سر گرایا۔ ایسی کوئی فضول حرکت مت کرنا ایمان نے دوبارہ سے جذباتی ایمان کو سمجھایا، مگر ساحر تب حیران رہ گیا جب مصطفیٰ کال کاٹے بیڈ سے اترے، سیدھی واش روم گھسی، ادا پیا کیا اور اپنے تمام اسکرب جمع کیے اور پھر بھر کر بازوؤں اور ہاتھوں کو وہ رگڑا شروع کیا کہ چند لمحے میں ایمان کے ہاتھ سرخ ہو کر رہ گئے۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد مہندی کا رنگ تو بس معمولی سا ہلکا ہوا، لیکن ایمان کے ہاتھ ضرور گلابی ہو گئے۔ آنکھوں سے دو آنسو مہندی کے ویسے ہی شوخ رنگ پر گالوں پر اترے۔ آئینے میں خود کو دیکھتی وہ ڈھیلے انداز میں جلدی باہر آئی۔ ساحر تب سے مسلسل کالز کر رہا تھا۔ ساحر یہ نہیں اتر رہا، بہت کوشش کی، آئی ایم سوری، ایمان نے کال پک کرتے دکھ سے بتایا۔ رونے کو بے قرار آنکھیں جھلکیں۔ ایمان ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں، کہہ رہا ہوں بات مان بھی لیا کرو، پتہ نہیں کیا حال کر دیا ہوگا ہاتھوں کا۔ ویڈیو کال ریسیو کرو، مجھے دیکھ رہے ہیں تمہارے ہاتھ۔ ساحر کی ویڈیو کال پر ایمان نے منہ پھلائے ہی ریسیو کی، جس پر موٹے موٹے آنسوؤں سے بھری ایمان کی آنکھیں دیکھتا وہ پریشان ہوا۔ ستیہ ناش کر دیا ہے ہاتھوں کا، لک ایٹ می، آئی ایم سوری کہ میں نے خفا ہو کر بات کی، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اپنے خفا ہونے کی تلافی کے بیچ وہ اس کو یقین دلا رہا تھا، مگر ایمان کو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ پر میری شرارت آپ کو ہرٹ کر گئی۔ اب تک رندا ہوا لہجہ جسے بام کر ساحر نے یوں سانس کھینچی جیسے لفظ نہ بچے ہوں۔ ایسے مت دیکھیں، میں آپ کے پاس آ کر آپ کو ٹچ بھی نہیں کروں گی جب تک مہندی کا رنگ نہ اترے۔ فوری حل ترتیب دیا ساحر، اب کیا کہتا ہے اس عقل مند خاتون کو؟ اس صدمے سے نکلا ہو تھوڑا سا الرجک ری ایکشن ہے، ہارٹ اٹیک نہیں آیا۔ فضول میں تمہاری آنکھوں کے آنسو نظر نہ آئے، غصہ دلا رہی ہو۔ مقابل کی حساسیت پر تھوڑا بگڑنا ساحر کا حق تھا۔ میں صبح ایک بار پھر مما کے اسکرب سے ٹرائی کروں گی، وہ بہت اچھا ہے، ایمان نے فوری سوچتے ہوئے تہیہ کیا، جبکہ اسے کھویا دیکھ کر ساحر دگنا فکر مند ہوا۔ کوئی الٹی سیدھی ترکیب سوچنے سے پہلے یہ جان لو کہ بچو گی نہیں مجھ سے اگر میری بات ہوا میں اڑی، بائے۔ ذرا سے غصے میں ایمان کو خبردار کیا، ساحر نے کال بند کی، جس پر وہ شدید روتے ہوئے فون رکھے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اتر جاؤ نا پلیز، میں ساحر سے دور نہیں رہنا چاہتی، مجھے کیا پتا تھا تم جونگ کی طرح مجھ سے چمٹ جاؤ گی، بری ہو تم، بہت بری۔ مہندی کو مصطفیٰ کوستے وہیں تکیہ منہ پر دبا کے لیکن قہوہ کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا ساحر نہ جانے کیا سوچتے ہنس دیا۔ جاری ہے، کیسی لگی؟ کھٹی میٹھی سی ایپی، اگلی شادی اسپیشل ہوگی اور کافی خطرناک بھی، کیونکہ آپ نے دیکھا نا نان صاحب کیا پلان کر رہے ہیں۔ تو چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں دھماکے دار سی 26 ایپیسوڈ میں۔ تو اچھے اچھے ریویوز دیا کریں، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے، کیونکہ اس طرح آپ کو کوالٹی اچھی ملے گی اور ٹائم پہ ویڈیو نوٹیفیکیشن بھی ملے گا۔ بائے بائے۔